अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम फ़रज़ान हैदर है, ठीक है। तो हम आज 10th क्लास की जो बायोलॉजी है, आपको पता है कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर हो रहे थे, उनको हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हम ताकि उनको सहूलियात दे सकें, जो उनका कम से कम वक्त है उसमें जो है उनकी रिवीजन हो सके, उनको पता हो सके कि उन्होंने क्या चीज़ें याद करनी है, क्या चीज़ें नहीं याद करनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें गैर ज़रूरी हैं। तो इसमें जो हमने वो जो तरीका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो यही है कि गेस्ट पेपर जो हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी होते हैं, गेस्ट पेपर वो शॉर्ट हों या लॉन्ग हों, वो हमने डिस्कस करने हैं ताकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज ना हों कि हमने ये याद करना है, हम ये याद करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि हम इसको समझ सकें, ताकि बच्चे जो हैं इसको समझ सकें और उन चीज़ों को याद कर सकें जो ज़रूरी हैं, ना कि अपना जो वक्त है वो उसको जो कीमती वक्त है उसको गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़ाया करें। कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और डायग्राम्स की बात करेंगे हम। एमसीक्यूज़ में मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो फ़िगर्स हैं, एक्चुअली जो फ़िगर्स हैं जो आपके जो बुक के अंदर हैं, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर हो, कोई भी चीज़ हो जो आपके नंबर्स में लिखी होगी, कार्सिनोजेंस का नंबर हो सकता है, वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। आपने एटलीस्ट पढ़े हों कि आपके दिमाग में हो, क्योंकि जब एमसीक्यूज़ में आएंगे आपको वहाँ पे जवाब लिखा होगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ यार मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ नहीं पढ़ी, तो आप उसको आसानी से निशान लगा सकोगे। तो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बुक के जो पीछे वाले एमसीक्यूज़ हैं वो आप हर हाल में करके जाएँ, क्योंकि अगर अगर जो है वो कहता भी हूँ कि 100% की अगर हम बात करें तो उसमें 90% जो है वो हमारे पास बुक के पीछे से आ रहे हैं एमसीक्यूज़, जबकि 10% जो हैं वो आपके बुक के अंदर से आ रहे हैं। तो 90% तो आपके ऐसे ही सिक्योर हो गए मार्क्स अगर आपने बुक के पीछे से एमसीक्यूज़ किए होंगे। तो आगे बढ़ें तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बेसिक किया आपके लिए जो है वो अच्छे नंबर लेने के लिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, उसमें आपने लिखना, उसको डिफ़ाइन करना, उसकी एग्जांपल देना, ठीक है। तो आपके 2 नंबर जो हैं वो सिक्योर हो गए, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसको तरीके से लेकर चलते हैं, तमीज़ से तरीके से आप साफ़ करके लिखते हैं, सही अगर आपको आता है, जो सही आते हैं सवाल आप उनको अटैम्प्ट करते हैं, तो आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है कि जो आपको आता है पहले आप उसको, जो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया उसको अच्छी तरीके से रीड करें। आपको पता होना चाहिए कि 100% मुझे कौन सा आता है, मैंने उसी को अटैम्प्ट करना है, उससे इधर उधर नहीं मैंने जाना, क्योंकि पहले ही आप कंफ्यूज होंगे, आपने वो अटैम्प्ट किया जो आपको थोड़ा बहुत आता था, तो वो लिखते लिखते आपको भूल जाएगा और फिर आप मसला करके बैठ जाएंगे और फिर आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप नीट करके ही लिखें, ठीक है। उनकी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएं, ठीक है। ज़्यादा लंबा भी ना करें, बहुत छोटे भी ना करके लिखें, डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाईलाइटिंग का इस्तेमाल करें, उनको नीट रखें काम को, ठीक है। तो क्योंकि एंड पे आते आते जो होता है आप बच्चे की भी बस हो जाती है और वो लिखते लिखते भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, तो एंड पर आकर राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि एंड पर जो है अपनी राइटिंग के लिए थोड़ी सी एनर्जी बचा कर रखें, क्योंकि आपने रोज़ रोज़ तो पेपर देना नहीं है, तो एक दफ़ा ही देना है, तो उसको अच्छे तरीके से दे दें, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास होंगे, उसमें आपने यही करना है कि एग्जांपल देनी है और कोशिश करें, तो कोशिश हो अगर आपसे तो आप उसमें थोड़ी बहुत छोटी बहुत डायग्राम वगैरह भी है वो बना दें। यूनिट नंबर 1 हमारे पास गैसेस एक्सचेंज है, गैसेस का तबादला है। तो उसमें हमारे पास टोमेटो और लेंटिसल्स जो हैं वो सबसे पहले हैं। तो ये आप पोर्स ही हैं, पोर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टोमेटा यंग्स में होता है और जो लेंटिसल्स होते हैं वो जो एजेड जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो छाल होती है उनके ऊपर आ जाते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। डिफ्रेंशिएशन में भी आ जाते हैं, ये एक साथ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी जो आपके सारा नेज़ल कैविटी अभी आप यहाँ पर भी डायग्राम में देख सकते होंगे, जो हमारा सारे जो ये वाला जो हिस्सा होता है नाक का, ये जो खला होती है, कैविटी जो होती है, उसको हम सारा नेज़ल कैविटी, तो गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रही है। म्यूकस जो है हमारे पास स्टिकी मटेरियल है जो कि हमारे इस नेज़ल कैविटी में ही लाइंड अप होता है, फाइन हेयर्स के साथ ही होता है। जो हमारी जो हवा होती है जिसको हम इनहेल कर रहे होते हैं उसकी फ़िल्ट्रेशन के काम आता है, ठीक है, ताकि डस्ट पार्टिकल वगैरह जो हमारे लंग्स वगैरह में ना जाए। उसके बाद रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की बात करें तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, और उनकी डिफ्रेंशिएशन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है हमारे पास वो एक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन में CH बॉन्ड्स टूट रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी लूज़ हो रही है, सारा प्रोसेस उसके अंदर आता है। डायफ्राम की बात करें तो हमारे पास ये डोम शेप्ड मस्कुलर शीट होती है जो कि हमारे लंग्स के नीचे होती है, इस तरह करके डोम शेप का मतलब होता है गुंबद की तरह की। इसका जो है वो
काम क्या होता है या इसका जो फंक्शन क्या होता है वो हमारे रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग में ही जो होता है वो हेल्प करना होता है कि हमारे पास जो होता है ये हवा को प्रेशर से जो होता है वो एक्सहेल करवाने के मदद करता है, इनहेल करवाने में। जो हमारे जो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट की जो कैविटी है, उसमें प्रेशर्स बनाने में काम करता है। ये ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे। तो ये इसके साथ प्रोसेस चलता रहता है। ट्रैकिया आपको पता है कि विंड पाइप है, आपका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, थोड़ा सा वाइड है। ये जो हम आपका जो पाइप होता है, यहाँ पर जो पाइप होता है सांस लेने में, इसका क्या है कि एक तरह से आप कह लो कि कैरियर है, ठीक है। ये ऐसा सच कुछ भी नहीं करवा रहा, ये सिर्फ क्या कर रहा है कि आपकी जो हवा जो मुंह से है वो हवा आपकी लंग्स में जा रही है, ठीक है। सिर्फ ये एक तरह से आपके पास दरमियान में एक मीडियम लगा हुआ है जो आपकी जो गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एंड एस्थमा, इनके जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, इनके आपको जो हैं वो सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, उनके ट्रीटमेंट के तरीके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। निमोनिया भी आपको पता है कि पेशेंट का जो कलर होता है वो डस्की या पर्पलिश हो जाता है। उसके बाद जो है वो उसके साथ बलगम के साथ उसकी जो खांसी होती है वो होती है, उसको बुखार हो सकता है, सांस लेने में तंगी हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ज़्यादातर सांस लेने की तंगी हो सकती है। एस्थमा में भी आपको पता है कि एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स जो होते हैं, एलर्जेंस जो होते हैं, उनकी वजह से मसला मसाइल होता है। तो वीजिंग साउंड्स होते हैं, जो आपको सांस लेने के साथ आवाज़ आती है भारी सी, वो हो सकती है। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही है, ठीक है। एक्सक्रीशन के टाइम जो होता है वो आपकी चेस्ट टाइटनेस होती है। रात को सोने के वक्त जो होते हैं आपको सांस लेने की तंगी होती है। एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो एक्यूट आपको पता है कि कम अरसे के लिए होती है, क्रोनिक ज़्यादा अरसे के लिए होती है, क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस की दोनों टाइप्स हैं। एक्यूट जो होती है वो कम अरसे के लिए रहती है, ज़्यादातर 2 हफ्ता या इतने टाइम के लिए रहती है, जबकि जो क्रोनिक होती है वो 3 महीने से ज़्यादा 2 साल तक रह सकती है। एक्यूट में जो होता है परमानेंट डैमेज कोई भी नहीं होती, जबकि क्रोनिक में हो जाती है। तो इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आपको पता नहीं चाहिए। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग अच्छे कभी भी नहीं होते, बुरे ही होते हैं, कि आपको सांस लेने के मसले मसाइल हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, आपके जो है वो ऑर्गन्स का फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपका जो ब्लड लेवल है, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो सकती है। कैंसर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं आगे मज़ीद, वो हो सकते हैं। वॉइस बॉक्स जो है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ आ रही है आपको वॉइस बॉक्स से निकल के आ रही है, क्योंकि क्या होता है, ये हमारे पास प्रेजेंट होता है, एक बॉक्स टाइप सा होता है। एज सच बॉक्स तो होता नहीं है इसके डायमेंशंस पर, फेरिंग्स के बाद होता है ये लेरिंग्स। इसके अंदर क्या होता है, 2 फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल का मतलब आवाज़ और कॉर्ड्स का मतलब तारें। तो ये जो होते हैं वो कॉर्ड्स होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, जब एक साथ लगे होते हैं, जब हवा इनके बीच में से गुजरती है तो वाइब्रेट करते हैं, और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए, इसकी रीज़न आपको पता होना चाहिए। वॉइस बॉक्स है क्या, इसको लिरिंग्स भी कहते हैं। वो खाली वॉइस बॉक्स भी पूछ सकता है, लिरिंग्स भी पूछ सकता है, लिरिंग्स का दूसरा नाम क्या है और वो होता क्या है। तो इस तरह आपको इसको बताना चाहिए। तो इधर हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2, होम्योस्टैसिस, छोटा चैप्टर है। होम्योस्टैसिस की बात करें तो इसका होम्योस्टैसिस का मतलब है होम्योस्टैसिस कि किसी चीज़ को नॉर्मल पर लेकर आना, स्टैंडर्ड पर लेकर आना, नॉर्म पर लेकर आना, उसको जो है वो इक्विलिब्रियम पर लेकर आना। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस हैं उनको हमने नॉर्मल पर लेकर आना है, ठीक है। तो उसमें आगे मज़ीद टाइप्स हैं, ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है। आगे हमारे पास टाइप्स आ रही हैं, ऑस्मो रेगुलेशन आ गई, थर्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है हमारे पास जो आपको पता होना चाहिए कि पानी वगैरह की जो रेगुलेशन है वो है, और थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर की है। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्ट्रेशन जो किडनी फ़िल्ट्रेशन जो हो रहा था, हमारे ब्लड फ़िल्ट्रेशन, उसमें क्या होता है कि प्रेशर से ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस ये जो होता है वो उसमें से गुजरता है, और वो काफ़ी सारे जो पानी होता है उसमें से ब्लड होता है, और ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, वो भी साथ पास कर जाता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होती है, उसको हम फिल्ट्रेट को कहते क्या हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ट्यूबुलर सेक्रेशन आपको पता है कि इसके अंदर कितने सारे आयंस होते हैं, यूरिया होता है, क्रिएटिनाइन होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं, और हमारी जो वो होता है वो सारा वो यूरिन में निकल जाता है, और हमारी जो सारी बॉडी होती है, जो उसका जो ब्लड का पीएच होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। ब्लड पीएच आपको आना चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बॉडी का टेम्परेचर पता होना चाहिए, वो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला जो है वो क्या है जी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मैंने भी बता दिया। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला क्या है, वो किडनी के हिस्से हैं। रेनल कॉर्टेक्स जो आउटर साइड है, रेनल मेड्यूला जो इनर साइड है। रेनल मेड्यूला में आगे मज़ीद जो है वो कोन शेप हिस्से हैं, कौन शेप पार्ट्स हैं। थर्मोरेगुलेटरी ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी में भी यही है सारा, कि ऑस्मोरेगुलेशन वो कैसे कर रही है, ठीक है। वाटर और सॉल्ट्स की जो वो है तादाद है, मकदार है, उनको कैसे वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कि
हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाना है कि उसने हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनाना है कि बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक बनाएगा, बॉडी के अंदर पानी कम है तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो यूरिन है वो बनाएगा। तो इसके साथ क्या होगा कि हमारी जो बॉडी का जो पानी का जो लेवल है, वो जो सॉल्ट्स का लेवल है, मिनरल्स का लेवल है, वो वापस मेंटेन हो जाएगा। आगे हम आते हैं तो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन और नेम ऑफ टाइप्स। ये आपको पता है 2 किस्म की कोऑर्डिनेशंस होती हैं, उनके आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और आपको किस तरीके से वो हो रही हैं, ठीक है, वो हार्मोन्स के ज़रिए से हो रही हैं या फिर वो न्यूरॉन्स के ज़रिए से हो रही हैं, वो भी आपको जो डिस्कस करनी ज़रूरी है अगर आपसे वो टाइप्स पूछ लेता है। स्पाइनल कोड आपको पता है, एक तो आपको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको इसे डिफ़ाइन करना आना चाहिए, ठीक है, कि आपके बैकबोन के अंदर जो कॉर्ड होती है एक, ये वो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने आगे सारी बॉडी को और ब्रेन को जो है, बॉडी पार्ट्स को और ब्रेन को जो है उसने कनेक्ट करना होता है। इसके फंक्शंस जो 2 इंपॉर्टेंट हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपने याद करने हैं। वो भी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि आपको सिर्फ वो पूछ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड के आप जो है वो फंक्शंस बताएं। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का आपको पता होना चाहिए, इसको भी आपने डिस्कस करना है। इसके बाद स्टिमुलस और रिसेप्टर, स्टिमुलस भी आपको डिस्कस करना ज़रूरी है, रिसेप्टर भी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पेपर से पहले करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके जैसे कह लें कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनके अगर 70% चांसेस हैं आने के, तो इनके 90% चांसेस हैं। तो आपने 100% अपना पेपर करना है, तो उसके लिए आपने अगर याद कर लिया हुआ है तो आपको रिवाइज़ तो करना है, आपने जो रिवीजन करनी है उसमें आपने इन चीज़ों को सबसे पहले रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आपने डिस्कस कर लेना है, ये भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है, कौन सा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा अनस्पॉन्टेनियस है, कौन से हमारे कंट्रोल में, कौन सा नहीं है, कौन सा वॉलंटरी है, कौन सा इनवॉलंटरी है। इसके साथ आपकी एग्जांपल्स भी देनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हार्मोन जो है और एंडोक्राइन सिस्टम का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। हार्मोन्स ही हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम को जो है वो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ठीक है। ये इसमें जो आपकी लोब्स हैं वो आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, ठीक है। आपको इसमें हार्मोन्स जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं, इसका अलग से फंक्शन पूछा जा सकता है। इसके अंदर डिसऑर्डर्स भी हैं, वो भी आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा वो जो इसका हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो क्या मसला होगा, कम रिलीज़ हो जाएगा क्या होगा, ग्रोइंग एज में होगा, ग्रोइंग एज से पहले हो जाएगा। तो इसमें उन्होंने डिफरेंट जो है वो मसले मसाइल उन्होंने बताए हुए, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड लोब जो है उसी में भी उसने वैसोप्रेसन के बारे में बताया हुआ था कि जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा वो पानी लूज़ करना शुरू हो जाएगा, तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो सकती है आपको। तो ये चीज़ें भी आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। सपोर्ट एंड मूवमेंट बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। स्केलेटन जो है आपको पता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो जो सारी मिल के एक जो हमारा जो ढांचा बना रही है उसको हम स्केलेटन कह सकते हैं। स्केलेटन यहाँ पर बना भी हुआ आप देख सकते हैं। एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो एंडोस्केलेटन क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन भी साइड पर उन्होंने लिखा होगा। एक्सोस्केलेटन में आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि स्पाइडर वगैरह जो मकड़ियाँ होती हैं उनकी टांगें होती हैं, जो इंसेक्ट्स मोस्टली जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन पर बेस करते हैं, ठीक है। जबकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एंडोस्केलेटन में होती है, क्योंकि हमारे फ्लैश जो है, हमारी जो बोन है, हमारी जो स्किन है, उसके अंदर हमारा स्केलेटन है, ना कि बाहर है हड्डियाँ। तो फ्लेक्सर एक्सटेंसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मसल मूवमेंट्स में आ जाता है। ऑस्टियोसाइट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन सेल्स हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। ये जो है MCQs आ सकता है कि मैच्योर बोन सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। नंबर ऑफ़ बोन्स इन एक्सल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इसको याद भी करना चाहिए कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के POV से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें से वो आपको नंबर ऑफ़ बोन्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि फेशियल में कितनी है, पेल्विक गिल्डर में कितनी है, पेल्विक जो शोल्डर है उस शोल्डर में कितनी है, हिप्स में कितनी है, टांगों में कितनी है, हाथों में कितनी है, पाँव में कितनी है, ठीक है। तो स्कल में जो है वो कितनी है वो आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में आपने एक दो से ज़्यादा नहीं बताने, एक दो बता दें बहुत है, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको सारा बताना पड़ेगा, और उसमें आप कोशिश करें कि डायग्राम भी बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर
गेन कर सकें। इसमें टाइप्स आपको पता है मूवेबल, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, ये तीनों टाइप्स हैं। तो ये आपको आगे इनके मज़ीद टाइप्स हैं वो आप डिस्कस करेंगे। टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आपने पढ़नी है क्योंकि शॉर्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन भी आपको पता होना चाहिए, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन कौन सी होती है, ठीक है। स्पॉन्जी आपको नाम से पता चल रहा है, स्पोरस जो होती है वो इनसाइड वाला जो हिस्सा होता है वो स्पॉन्जी बोन होता है हमारे पास सारा, और कम्पैक्ट जो होता है वो सख्त को कहते हैं। तो बोन भी आपको पता चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ें तो हमारे पास है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बड़ा भी है पर ज़रूरी भी है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो आप देखेंगे वो आपके पास होगी रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स। उसकी जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से आपको 2 टाइप्स उठा के 3 टाइप्स उठा के वो 4 भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है, या आपको एक आधी वो जो टाइप है वो भी देकर वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकता है। तो इसमें आप थोड़ी रफ सी डायग्राम भी आपको बनानी आनी चाहिए ताकि आप, वही बात है कि फिर आप ज़्यादा नंबर ले सकें अगर आप नंबर लेना चाहते हैं वाकई में। तो रिप्रोडक्शन का आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। ए सेक्शुअल भी हो सकती है, सेक्शुअल भी हो सकती है, और उसकी आगे आपको मज़ीद जो टाइप्स हैं वो भी पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन की टाइप है, मल्टीपल फिजन भी रिप्रोडक्शन की टाइप है, पार्थेनोजेनेसिस भी रिप्रोडक्शन की ही टाइप है। जो बेनिफिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ अगर हम आते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको पता है कि आर्टिफिशियल तरीके से जो हम सब्ज़ियां वगैरह उगा रहे हैं उसको हम सारे को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में हमारे पास क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर थोड़ी सी जो है वो एक जो हमारे पास पूरी फसल थी उसमें 10-12 पौधों को अगर कोई बीमारी लग गई है तो सारे के सारे तो हमारे पास सेम पौधे लगे हुए, तो क्या होगा कि वो बीमारी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो सारे जो प्लांट्स हैं उनको खाना शुरू कर देगी। तो बीमारी का जो कंट्रोल होता है वो नहीं हम कर पाते हैं। तो काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ मेल फंक्शनिंग्स भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सही भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो ये ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि जैसे फ़ायदा हमारे पास पैदावार ज़्यादा होती है तो साथ साथ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी होते हैं। एंडोस्पोर्स की अगर हम बात करें फिर ये हमारे पास टाइप आ गई है रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन में से आगे ये टाइप है हमारे पास एंडोस्पोर। ये सिर्फ बैक्टीरिया करता है, ठीक है। एंडोस्पोर, एंडो फिर वही मतलब आगे कि इनसाइड, स्पोर्स तो बनाता है पर ये इनसाइड ऑफ द बॉडी बनाता है और ये बैक्टीरिया करता है, ये भी आप लोग पढ़ लें, ठीक है। तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन वगैरह वाला ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने प्लांट्स के बारे में रिप्रोडक्शन जो बेसिक जो स्टेप होता है वो जो शुरुआत होती है वो हमारे पास पॉलिनेशन से ही होती है, ठीक है। क्योंकि पॉलिनेशन में क्या है कि वो जो आपके पास जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र होना मेल से फीमेल जो हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो हमारी इनिशिएट नहीं कर पाती है, इग्नाइट नहीं कर पाती है, चालू नहीं हो पाती है, शुरू नहीं हो पाती है, ठीक है। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। तो ये भी आपने इनका आपके डिफरेंस आना चाहिए, और इसमें कौन से प्लांट्स जो हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, कौन से जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, वो भी आपको आनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्पल में लिख सकें और कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें, और ताकि जो एग्जामिनर है वो आपके नंबर ना काट सके। आगे हम बात करें अगर इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस वाला भी चैप्टर ख़ासा बड़ा है पर इम्पोर्टेंट भी है। तो ट्रेट का आपको पता है वो वाली सारी करेक्टरिस्टिक्स जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होनी है। अगर आप अपने माँ बाप से मिलते हैं तो उसमें कोई जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपकी जो उनकी जो ट्रेट्स हैं वो आप में आई हैं, कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनका जो दिखने का अंदाज़ था, उनका जो स्किन कलर था, उनके जो कान की शेप थी, उनकी नाक की शेप थी, होंठों की शेप थी, आँखों की शेप थी, उनके बालों का कलर था, आँखों का कलर था, वो सारा जो आपके अंदर जो मिलता जुलता है कि हम आपको देख कर ही आपको जो आपके रिश्तेदार हैं तो वो कह देते हैं कि बेटा आप तो अपने अम्मा की तरह लगते हो, आप अपने अब्बा की तरह लगते हो। तो वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आपकी जो ट्रेट्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुई होती हैं। हेरिडिटी भी सेम चीज़ है कि ट्रांसफ़र है, जो आपका जेनेटिक मटेरियल जो है उसका हेरिटेंस होना वो भी हेरिडिटी है, उसका आपको एग्जांपल के साथ आना चाहिए। को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ ये जो है वो ट्रेट्स की डोमिनेंस भी हो सकती है, अलील्स की डोमिनेंस भी हो सकती है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकती है कि आप जो होता है एक अलील जो होता है दूसरे अलील को मास्क कर लेता है, अपनी जो होती हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको शो कर देता है, जबकि रिसेसिव अलील को जो होता है वो कम कर देता है। अच्छा, तो अगर हम अब बात करें हम किस में
जीनोटाइप और फिनोटाइप में, तो जीनोटाइप जो है हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास जीन्स का, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, जबकि फिनोटाइप जो है वही जब ट्रेट बन के हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाता है उसका, तो वो जो है हमारे पास फिनोटाइप होता है। डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, अभी मैंने आपको पहले बताया कि डोमिनेंट वही है जो अपने जो रिसेसिव एलील होता है उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको मास्क कर देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक काले रंग का जो था वो, मतलब उसने जो उसकी जो ट्रेट थी वो जो थी वो आँख का काला रंग था और इसका आँख का नीला रंग था, इसने इसको मास्क कर लिया, तो आपकी आँख का कलर ब्लैक होगा ना कि ब्लू होगा, क्योंकि आपका डोमिनेंट जो अलील था वो ब्लैक आई कलर था। उसके बाद जीन और अलील में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन जो है ये जो है आपकी नेचर जो करती है वो सिलेक्शन करती है, और आर्टिफिशियल जो आप सिलेक्ट करते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन होमोसाइगस और हेट्रोसाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोसाइगस अलील जो हैं जो डिफरेंट होते हैं और जो सेम होते हैं। होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट होते हैं। इसमें आपको एग्जांपल देना भी ज़रूरी है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, उससे इन्फॉर्मेशन लेके आगे काम किया जाता है। मैन एंड इस एनवायरनमेंट की बात करें तो आदमी और उसका जो साथ वाला माहौल है सारा, उसके साथ उसका रहना सहना जो है सारा, उसके अंदर जो उसके सारे प्रोसेसेस हैं, उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका हैबिटेट, उसका रहने का तरीका है, उसका लोगों के साथ मिलने का तरीका है, सोशलिज़म है, सारा कुछ जो है वो इस चैप्टर में। डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी। अब इकोलॉजी और कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअलिज्म जो है, म्यूचुअल का पता है आपको कि दोनों चीज़ों का एक दूसरे के साथ मिलना, एक साथ जो है दोनों का म्यूचुअल फ़ायदा। मैं कहता हूँ कि आपसे मैं म्यूचुअली अपना फ़ायदा चाहता हूँ कि इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। इसमें एग्जांपल बताना बहुत ज़रूरी है। प्रीडेशन, शिकार वगैरह करना, इसमें भी आपकी एग्जांपल बताना बहुत ज़रूरी है। फूड चेन और फूड वेब, ये भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इनमें भी आपने डिफ़ाइन करना है इनको। फूड चेन बना दें एक छोटी सी, बेशक आप डायग्राम्स ना बनाएं, सिर्फ उनके नेम्स लिख दें, साथ आप उनको जो है वो एरो हेड्स के साथ जो है वो बता दें। फूड वेब में 2-3 चेन्स बना दें, फूड चेन्स बना दें, उनको एक साथ कनेक्ट कर दें। तो एक्टो और एंडो, अब यहाँ पर फिर एक्टो की बात आई। एक्टो के मतलब आउटसाइड और एंडो इनसाइड। पैरासाइट्स का भी आपको पता है कि वही चीज़ें जो आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी किस्म का वो जो एक ऑर्गेनिज़म होता है वो जो होस्ट के अंदर रहता है, उससे खाना पीना भी लेता है, रहने की जगह भी लेता है, मगर उसको नुकसान पहुंचाता है बदले में। तो वो बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी। जैसे बाहर से आपको पता है कि जोंक जो होती है, लीच जो होती है, वो आपका खून चूसती है, तो वो है तो पैरासाइट ही, लेकिन वो बाहर की तरफ से काम करी। जबकि वायरसेस और बैक्टीरिया आपके इनसाइड ऑफ द बॉडी हैं, तो वो एंडो पैरासाइट होंगे। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस जो है वो रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, जो होता है ऑर्गेनिज़म्स का, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का एक दूसरे के साथ, कि किसी में एक को फ़ायदा मिल रहा होगा, दूसरे को नुकसान मिल रहा होगा, दोनों को कुछ भी नहीं हो रहा होगा, दोनों को फ़ायदा मिल रहा होगा। ये आगे टाइप्स हैं सिम्बायोसिस की, वो आपको पता होनी चाहिए, साथ उनकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए आपको। आगे हम बात करें, हमारे पास यूनिट नंबर 8 है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता चल गया, जदीद चीज़ें जो होती हैं हमारे उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बायोलॉजी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें तो जो लाइफ को सस्टेन कर रही हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी जो बनाई जा रही है, या बायोलॉजी को यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी जो बनाई जा रही है, वो सारी बायोटेक्नोलॉजी में आ सकती है, ठीक है, जो इंसानों के वेलफेयर के लिए जो हम काम कर रहे हैं। फर्मेंटेशन आ जाती है। फर्मेंटेशन के एडवांटेजेस आपको पता होनी चाहिए कि इससे हमारी वही बात है कि इससे हमारे पास पैदावार ज़्यादा आ जाती है, हेल्दियर चीज़ें मिल जाती हैं, हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, कम टाइम में मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फर्मेंटेशन का जो होता है वो सारी एडवांटेजेस होती हैं फर्मेंटेशन का, आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपको पता होना चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसके अंदर। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आप मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तब एक जो हमारे पास डीएनए जो कंबाइन करने से बनता है, जो हमारे पास डीएनए होता है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके डीएनए को मिला के जो हम डीएनए बनाते हैं उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमारे पास जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये इनको आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इनके आपको एग्जांपल अगर आप कर सकें तो इनको एग्जांपल भी आपकी देनी चाहिए इनकी। तो उसके बाद अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कौन से बैक्टीरियाज कर रहे हैं, उनको लिखने का तरीका, क्योंकि उनके साइंटिफिक नेम्स हैं, तो उनको अगर साइंटिफिक नेम के तरीके से आपको पता कि आपने बायोनोमेनक्लेचर में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो उनके तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो मैक्सिमम आ सकते हैं। आखिरी चैप्टर जो है हमारे पास बड़ा अच्छा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, फार्मेकोलॉजी का है। उसमें सबसे पहले तो आपको फार्मेकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि फार्मेकोलॉजी एक्चुअली है क्या।
फार्मेकोलॉजी फार्मेसी से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि सारे ड्रग्स के बारे में बात हो रही है, मेडिसिन के बारे में बात हो रही है, तो फार्मेसी जो है वो फार्मेकोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स जो होती हैं वो एक्चुअली ये सारा जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दवाइयाँ वगैरह जो हैं आगे फिर उसमें एडिक्टिव ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स होती हैं वो अलहदा आ जाती हैं, वो बंदे के यूज़ पर भी डिपेंड करता है। वैक्सीन और वैक्सीन जो अभी वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस अभी आपको मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक भी आपको पता होगा कि वैक्सीन वो कह रहे हैं करवाएं, वैक्सीन करवाएं। तो ये भी आपको ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि ये भी आ सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी है वैक्सीन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्या तरीका होता है। उसमें डेड पैथोजेंस होते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं। नारकोटिक्स जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स में आ सकता है, हेलुसिनोजेन जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स में, सेडेटिव जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स में है। उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, क्योंकि एडिक्टिव ड्रग्स के ज़्यादातर कुछ हद तक अगर वो डॉक्टर्स देते हैं तो वो बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में देते हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो दर्द है वो जो एक्यूट पेन है उसको कम किया जा सके। पर अगर हम उसको जो ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं कि वो आप पर नुकसान करना शुरू हो जाती है, आपको उसकी आदत होना शुरू हो जाती है, आपको एडिक्शन होना शुरू हो जाती है। फिर आगे हमारे पास आ जाती है एनाल्जेसिक्स। जैसे अभी आप खा रहे होगे, पेन किलर खा रहे हो कोई भी, जैसे पैनाडोल खा रहे हो, पैरासीटामोल खा रहे हो, आप एस्पिरिन खा रहे हो, तो ये हमारे पास जो पेन किलर्स हैं ये एनाल्जेसिक्स में आ जाती हैं। एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारने के लिए, जैसे आपको ज़ुकाम वगैरह हो गया, आप कहते हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको, तो उसके लिए आप क्या खाओगे, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खाओगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में से है, ALP में से है, स्मार्ट सिलेबस में से ही। तो इसमें जो आपको पता होना चाहिए, सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि आपने डायग्राम्स बनानी है, ठीक है, हेडिंग्स देनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर दें या फिर आप उनको हाईलाइट कर दें। जैसे आप पेन से लिखते हुए आ रहे हैं, आपके पास कोई डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन का जो डिफ़ाइन जिस चीज़ को आपने किया वो इम्पोर्टेंट टर्म आ गई है, ठीक है, या कोई फिगर आ गया है, कोई नंबर आ गया, बॉडी के टेम्परेचर आ गया है, pH आ गया है, तो उसको आपने वो जो आपका मार्कर होगा उससे लिख दें, या फिर उसको पेन से ही लिख के मार्कर से नीचे अंडरलाइन करते हैं, ताकि वो जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए और वो जो एग्जामिनर जो चीज़ ढूंढ रहा होगा उसको वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको वो ऐसे जैसे आपने पक्की पकाई एक चीज़ उसको दे दी होगी, उसको नज़र आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा हाँ जी बच्चे को ये जो बेसिक चीज़ जो आनी चाहिए थी वो आती है, तो हाँ जी ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं। लॉन्ग केसेस की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन इन किडनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपने जो है डिफ्रेंशिएट भी करके बता सकते हैं, अलहदा से भी करके बता सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स देनी बहुत ज़रूरी है। आपने इसमें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन जो यूरिन जो बन रहे थे उनके बारे में आपने डिटेल में जाकर बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम के साथ, वो ख़ुद भी अगर डायग्राम के साथ बोल दे तो फिर तो आपको मस्ट डायग्राम बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपने स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन उसके साथ स्ट्रक्चर एक दफ़ा बना लें, या तो सारे फंक्शन बता के फिर स्ट्रक्चर बना लें, मतलब जो डायग्राम है फिर स्ट्रक्चर बना लें। तो स्ट्रक्चर को साथ डिफ़ाइन भी करना है, उसके फंक्शंस भी बताने हैं, सारी चीज़ों को आपने लाइन वाइज एक साथ लेकर चलना है तरीके से, ताकि वो जो चेक करने वाला है उसको भी अच्छा लगे, आपको भी लिखते हुए कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस वाइज चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके दिमाग में जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको आने चाहिए। ऑस्मो रेगुलेशन अडॉप्टेशन प्लांट्स, ये आपका जो है वो होम्योस्टैसिस वाले चैप्टर में सी टॉपिक है, जिसमें से ऑस्मो रेगुलेटरी के फंक्शन के लिए जो है वो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन कर रहे होते हैं, अपने अंदर से सॉल्ट्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, पानी को निकाल रहे होते हैं, क्या तरीका होता है सारा ग्यूटेशन का, ड्यू क्या होते हैं, उसके अंदर फ़र्क जो होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अब यहाँ पर राइट और मोटर न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको सारे न्यूरॉन को डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको सारा बताना पड़ता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ठीक है जी। उसकी डायग्राम बना दें तो बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर जो है 100% की तरफ जाते हैं। तो नोट फोर ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन आपको आना चाहिए, फोर ब्रेन और जो मिड ब्रेन है ये तीनों वैसे आने चाहिए, पर फोर ब्रेन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो है वो हिस्सा है ब्रेन का, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसके मज़ीद जो आगे जो फंक्शंस हैं या आगे इसके जो मज़ीद आगे जो हिस्से हैं या लोब्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे फंक्शन अब सेरिब्रम के भी आगे लोब्स के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, जो वो सारा उन्होंने बताया हुआ है डिटेल में। उसके बाद जो लोब्स हैं उनके आपके नाम पता होना चाहिए, और उनके लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज जो हैं उनके जो उन्हीं के फंक्शंस हैं उनको कंफ्यूज मत कीजिएगा, उनको किसी तरह रिलेट करके याद कर लीजिएगा, या कुछ करके उनको बस याद कर लीजिएगा कि
आपने जिस लोब का नाम लिखा है उसी का फंक्शन आप लिख रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको कंफर्म हो। क्योंकि बोर्ड में जाके जब आप नर्वस होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वैसे ही जो होते हैं आप कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं सही लिख रहा हूँ, क्या यार मैं गलत लिख रहा हूँ, कुछ ठीक हो रहा है या गलत तो नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें आपको श्योर होनी चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करें। फंक्शन अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है कार्टिलेज एंड टाइप्स। कार्टिलेज ये बहुत छोटा सा लॉन्ग है, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आसान भी बहुत है। डायग्राम रफ सी थोड़ी बना देंगे साथ तो बहुत अच्छी बात है। कार्टिलेज का डिफ़ाइन कर दें, इसकी जो तीनों टाइप्स हैं उनको आगे मज़ीद बता दें। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आप जिस टाइप के बारे में लिख रहे हैं उस टाइप के अंदर क्या था, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो आएंगी वो सिर्फ लिखने से ही आएंगी। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आ गया। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स फिर वही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डायग्राम्स के साथ पता होना चाहिए। इसकी मज़ीद आगे जो टाइप्स की आगे मज़ीद टाइप्स हैं, सब जो डिवीज़न्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको भी हम डिस्कस करके आए हैं। लेकिन अभी वहाँ पर तो हमने शॉर्ट के हिसाब से किया, पर यहाँ पर हमने जो लिखना है वो अगर आपको लॉन्ग के हिसाब से आया तो आपने डिटेल में जाना है, डिटेल में लिखना है, उसको अच्छे तरीके से हेडिंग्स देनी है, उनको हाईलाइट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका पेपर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन लगे और प्रोमिनेंट लगे। जर्मिनेशन और सीड, जर्मिनेशन और सीड जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपने सीक्वेंस वाइज बताना है, ठीक है। और जो जर्मिनेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप, जर्मिनेशन जो सीड की है वो बताना है कि किस तरीके से वो जो है उसके अंदर ज़ायगोट बनेगा, उसके अंदर से पौधा निकलेगा, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल, वो जो आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। वो शॉर्ट भी आ सकती हैं, उसमें आगे एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। बायोटिक एलिमेंट्स हैं, ए बायोटिक एलिमेंट्स भी होते हैं, तो बायोटिक और ए बायोटिक एलिमेंट्स भी आ सकते हैं आपके पास इकोसिस्टम में, कि वो कैसे हो सकते हैं। आपके पास जो है वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स और जो तीसरी टाइप है वो भी आ सकती है, वो भी डीकम्पोजर्स वो भी आ सकती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए। स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या हुआ था। अचीवमेंट्स भी आपको जो है वो आनी चाहिए, स्टेप्स भी आने चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो रैशनल रख के चलना है, ठीक है, ताकि आपको अगर ये आ जाए तो आपको ये भी आना चाहिए, अगर वो आ जाए तो आपको वो भी आना चाहिए, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कवर हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके कवर हो सकें। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या हैं, उनको किस तरह से हमने लिखना है, हेडिंग्स देकर लिखना है, उनको पॉइंट्स बना कर लिखना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो हम प्रेफर करते हैं या जो जो टीचर्स होते हैं वो बताते हैं, या जो अच्छा तरीका है लिखने का वो है हेडिंग देना, क्योंकि उससे आपके पेपर की लेंथ भी हो जाती है थोड़ी सी, और आपका जो पेपर है वो प्रोमिनेंट भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर आप हाईलाइटिंग के बजाय जो है वो उसकी तरफ आएँ, हेडिंग्स की तरफ आएँ। उसके बाद वैक्सीनेशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से वैक्सीनेशन में भी आ जाता है हमारे पास। रिप्रोडक्शन मेंडल लॉज जो हैं वो दोनों आपको आने चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको आपने साथ लेकर चलना है। और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन भी जो है उसमें से भी कोई भी आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको साथ साथ पता होनी चाहिए। एंड पे अगर हम बात करें डायग्राम्स की, तो आप एक तरह से अगर आप ये जो है वो सारा थ्योरेटिकल वगैरह कर लिया है, आपने सारा कर लिया, रिवाइज भी हो गया, तो आप एक दफ़ा कोशिश कर लें कि आप डायग्राम्स को भी जो है वो हाथ से गुजार लें, ताकि ये भूलें ना, ठीक है, आपको ये आती हो और आप ये पेपर के दौरान जो है ना वो सोच ना रहे हो कि यार ये वाला हिस्सा इस तरफ जाना था, ये वाला हिस्सा इस तरफ जाना था। तो आपने एक दफ़ा हाथ से गुजरी हुई चीज़ होती है वो भूलती नहीं है, ठीक है। वो थोड़ी बहुत भूल जाएगी पर वो मुकम्मल तौर पर भूलेगी नहीं, पर वो आपको याद रहेगी, ठीक है। तो आप छोटी की प्रैक्टिस कर लें, बड़े की प्रैक्टिस कर लें, वहाँ पे जितनी जगह होती है, जितनी शीट्स होती हैं उसके हिसाब से तो आपको छोटी बहुत है, ठीक है। तो यहीं तक था सब। अब आपके पास कोई सवाल वगैरह हो, कोई मसला परेशानी हो, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं और हम उनको इम्प्रूव कर सकें। तो होप्स हो कि आपको ये सारा समझ आया होगा और आप इस पर अमल करेंगे अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं।